क्लास चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पे हम शॉक थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो है पढ़ा था कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था, उसकी क्या परिस्थितियाँ थी, उस किस व्यवस्था पे चल रहा था। अब चलते हैं कि उसके विघटन के बाद जो है क्या हुआ। तो साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी, बेसिकली शॉक थेरेपी का एक सिंपल सा मैं आपको डेफिनेशन के उसमें फॉर्म में बताती हूँ कि वो व्यवस्था जिसके अंतर्गत जो समाजवाद से जो है पूंजीवाद की तरफ जाया गया, उस एक तरीके को जो है शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो एक सिंपल सी चीज़ है कि जब जो है सोवियत संघ टूटा तो उसमें समाजवादी या साम्यवादी जो व्यवस्था थी उसमें जो है एक तरीके से लोगों को जो है अविश्वास हो गया था, उसमें लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए उस चीज़ को छोड़कर जो है उन्होंने ये सोचा कि अब जो है अमेरिका जब इतने दिनों तक जो है एक अच्छी जो है उन्हें लग रहा था कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है अमेरिका जिसका जो है प्रतिनिधित्व कर रहा था वो अच्छी है और उसी को जो है वो अपने देश में लेकर आने की कोशिश कर रहे थे। तो समाजवाद से पूंजीवाद की तरफ जाने का जो रास्ता था वो एक तरीका, वो संक्रमण जो है वो शॉक थेरेपी कहलाया। अब चैप्टर पे चलते हैं कि साम्यवादी के पतन के बाद पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य जो भी उसके देश थे एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से, जो एक तरीके से सत्तावादी, जहाँ पे कुछ लोगों के हाथों में सारी पावर जो सिमट के रह गई थी, जो समाजवादी व्यवस्था थी वहाँ से उस व्यवस्था से किस तरफ जा रहे थे, लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक। जो संक्रमण था यहाँ कष्टप्रद मतलब जो तकलीफ़ों से भरा संक्रमण था, जाना था, उसी को जो है एक तरीके से शॉक थेरेपी के नाम से जाना गया। रूस, मध्य एशिया के गणराज्य, पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी, आघात पहुंचाकर उपचार करना, मतलब कि पहले चोट पहुंचाना और फिर उसका इलाज करना। एक तरीके से समाजवादी व्यवस्था को चोट पहुंचाई गई, उसे ख़त्म किया गया और उसके बाद उस पर पूंजीवादी व्यवस्था का उपचार किया गया, उसे लेकर आना। ठीक है, ये शॉक थेरेपी कहलाया। जो एक तरीके से रूस या फिर रूस का जो एक तरीके साथ देने वाले जो भी शीत युद्ध में देश थे उन्होंने इस तरीके को अपनाया। ठीक है, इसके साथ भूतपूर्व दूसरी दुनिया के देशों ने इस शॉक थेरेपी की गति और गहनता अलग अलग तरह से रही, लेकिन इसकी दिशा और चरित्र बड़ी सीमा तक एक जैसे ही थे। एक ही जैसे लोग एक तरीके से शॉक थेरेपी के आने के बाद एक ही जैसे परिणाम हुए, लगभग एक ही तरीके से जो वहाँ पे चीज़ एक ही पैटर्न में चीज़ें बदली। जैसे सबसे पहले क्या हुआ कि हर देश को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ मोड़ा गया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वहाँ पे आ गई, समाजवादी जो व्यवस्था थी वो ख़त्म हो गई। इसका मतलब था कि सोवियत संघ के दौर की हर संरचना को पूरी तरीके से निजात पाना था। जितनी भी चीज़ें चल रही थी जो समाजवादी व्यवस्था पे जो आधारित थी वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही थी। शॉक थेरेपी को सबसे अच्छा माना गया। क्यों? क्योंकि उसमें जो मिल्कियत थी, जो संपत्ति थी, प्रॉपर्टी थी, उसका जो स्वामी था, एक तरीके से जो मालिकाना हक था वो निजी था, मतलब एक इंसान के हाथ में था। ठीक है, एक तरीके से प्राइवेट प्रॉपर्टी को वहाँ पे ज़्यादा महत्व दिया गया, निजी स्वामित्व जो है उसको महत्व दिया गया। इसके अंतर्गत क्या होता है कि राज्य की संपदा के निजीकरण और व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे को तुरंत अपनाने की बात की गई थी। जितनी भी एक तरीके सरकार की जो संपत्तियाँ थी, जो एक तरीके से सड़कें या माइनिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें अब क्या हो गई थी, निजी थी, एक जो है एक तरीके से प्राइवेट प्रॉपर्टी में जो है बदल गई थी। सामूहिक फार्म जो है एक तरीके से निजी फार्म में बदला गया। पूंजीवादी पद्धति से खेती शुरू की गई थी। ठीक है, मतलब पूंजीवादी पद्धति से खेती शुरू करना यहाँ पे सिंपल सा है कि जो मशीनें वगैरह है उनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाने लगेगा। जहाँ मैन पावर यूज़ की जाती थी उसकी जगह अब मशीनरी ज़्यादा यूज़ की जाएगी। ठीक है, इस संक्रमण में राज्य नियंत्रित समाजवाद और पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था या तीसरे रूप को मंजूर नहीं किया गया। शॉक थेरेपी से इन अर्थव्यवस्थाओं के बाहरी व्यवस्थाओं के प्रति रुझान बुनियादी तौर पर बदल गए। अब माना जाने लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार ही करके जो है एक तरीके से विकास किया जा सकता है। ठीक है, इस कारण मुक्त व्यापार एक तरीके से एक सिंपल सा वैश्वीकरण जैसी सिचुएशन, जहाँ पे जो है हर किसी को जो है एक देश से दूसरे देश में जाके जो है व्यापार करने का जो है एक मौका दिया जाएगा। मुक्त व्यापार को रोका नहीं जाएगा बल्कि वो मुक्त होगा, आज़ाद होगा। ठीक है, और इसमें भी एक तरीके से व्यापार जब दूसरे देशों के साथ किया जाएगा तो इसमें भी जो पश्चिम के देश थे बेसिकली उनको ज़्यादा एक प्रेफरेंस दी गई, उनको ज़्यादा तवज्जो दिया गया। मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाया गया। पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए वित्तीय खुलापन, मुद्राओं के आपसी परिवर्तन, मुक्त व्यापार की नीति, इन सब पे जो है महत्व दिया गया। ठीक है, अतः इस संक्रमण में सोवियत खेमे के देशों के बीच मौजूद व्यापारिक गठबंधन को समाप्त कर दिया गया। खेमे के मतलब कि जो सोवियत
खेमे के अंतर्गत जो एक दूसरे के साथ, एक देश जो है दूसरे देश के साथ जो व्यापार करते थे, उस सारे समझौतों को जो है समाप्त किया गया। खेमे के प्रत्येक देश को एक दूसरे से जोड़ने की जगह सीधे वो किससे जोड़ते थे, अपने आप को एक दूसरे से नहीं बल्कि पश्चिमी देशों से जो है व्यापार किया जाता था। यही मैंने अभी बताया आपको। इस तरह धीरे धीरे इन देशों को पश्चिमी अर्थतंत्र में समाहित किया गया। पश्चिमी दुनिया के पूंजीवादी देश अब नेता की भूमिका निभाते थे, अब वो लीडर की तरह एक काम करने लग गए थे। अपनी विभिन्न एजेंसियों और संगठनों के सहारे इस खेमे के देशों के विकास का मार्गदर्शन और नियंत्रण करते थे वो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि शॉक थेरेपी का परिणाम क्या हुआ। बेसिकली परिणाम इसका उतना अच्छा नहीं हुआ जितना लोगों ने सोचा था। बेसिकली 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी जनता के उपभोग के इस आंदोलक तक नहीं ले गई जिसका उसने वादा किया था। बेसिकली शॉक थेरेपी ने जिस चीज़ का वादा किया था लोगों को, कि जो एक तरीके से समस्याएं हो रही थी वहाँ पे, जनता एक तरीके से बर्बाद हो रही थी, उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा था और इसके साथ साथ उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो डगमगा गई थी। तो लोगों को ये विश्वास था कि शॉक थेरेपी के जरिए जो है ये सारी चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, तहस नहस हो गई। इस क्षेत्र की जनता को बर्बादी झेलनी पड़ी। रूस में पूरा का पूरा राज्य नियंत्रण और औद्योगिक जो ढांचा था वो खराब हो गया, चरमरा उठा। लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को बेचा गया। ठीक है, मतलब 90% जो उद्योग थे वो लगभग जो है प्राइवेट कंपनीज को बेच दिया गया एक तरीके से। आर्थिक ढांचे का एक पुनर्निर्माण चूंकि सरकार द्वारा निर्देशित औद्योगिक नीति की बजाय बाजार की ताकतें कर रही थी, इसलिए यह कदम सभी उद्योगों को मटियामेट करने वाला साबित हुआ। अब इसके साथ ये भी देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाएगा, इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से इसे जाना जाता है। गराज सेल का एक सिंपल सा मतलब है कि बहुत ही ख़राब दामों पे जो है वहाँ उनके जो उद्योग थे वो बेचे गए एक तरीके से, क्योंकि महत्वपूर्ण उद्योगों की कीमत कम से कम करके आकी गई, बहुत कम। एक सिंपल सा है कि 100 रुपये की चीज़ को आप जो है 10 या 15 रुपये में ख़रीद लो तो बहुत ख़राब एक तरीके से उसका रिजल्ट आएगा। तो यही थी गराज सेल। ठीक है, कि उनके जो उद्योग थे उनकी कीमत को कम करके आका गया, औने पौने दामों पर बेच दी गई चीज़ों को। इस महा बिक्री में भाग लेने के लिए सभी नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए, लेकिन अधिकांश नागरिकों ने अपने अधिकार पत्र क्या किए, काला बाजारियों को, ये ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोगों को बेच दिया, क्योंकि उन्हें धन की ज़रूरत थी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं कि अगला परिणाम क्या हुआ। तीसरा एक तरीके से देखते हैं कि रूसी मुद्रा जो रूबल थी उसमें बहुत ज़्यादा नाटकीय रूप से एक तरीके से गिरावट आ गई। उसकी जो वैल्यू थी वो बहुत कम हो गई, जिसे जो है मुद्रास्फीति के नाम से भी जाना जाता है, कि जब किसी भी देश की मुद्रा जो है उसकी जो कीमत है या उसकी जो अहमियत है वो कम हो जाती है। ठीक है, मुद्रास्फीति इतनी ज़्यादा बढ़ी कि लोगों की जमा पूंजी भी ख़त्म हो गई, जो उन्होंने जो है अपने मुश्किल वक्त के लिए जो रखी हुई थी चीज़ें वो भी ख़त्म हो गई। सामूहिक खेती की प्रणाली समाप्त हो चुकी थी और लोगों को अब खाद्यान्न की सुरक्षा मौजूद नहीं थी। तो जिसकी वजह से ये भी देखा जाता है कि ये आपका जो है एक तरीके से नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट, कि खाद्यान्न की आयात करना पड़ा उन्हें बहुत ज़्यादा, क्योंकि सामूहिक खेती होती नहीं थी। अब देश की जनता जो इसकी वजह से खेती जो है बहुत कम मात्रा में जो उपज हो पा रही थी और इसीलिए बाहर से जो है खाद्यान्न को लाना पड़ा। सन 1999 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 1989 की तुलना में बहुत नीचे जा चुका था। पुराना व्यापारिक जो ढांचा था एक तरीके से जो समाजवादी ढांचा था वो टूट चुका था, लेकिन इसकी जगह कोई वैकल्पिक व्यवस्था अभी तक नहीं आ गई पाई थी, जिसको एक तरीके से कोशिश कर रहे थे कि पूंजीवादी उसकी जगह ले ले, लेकिन उसने नहीं ले पाया। इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं कि समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था को क्रम से नष्ट किया। सरकारी रियायतों के खात्मे के कारण ज़्यादातर लोग क्या हो गए, गरीबी में पड़ गए। मध्य वर्ग समाज के हाशिए पर आ गया और अकादमिक बौद्धिक कामों से जुड़े लोग या तो बिखर गए या बाहर चले गए एक तरीके से। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो वहाँ की आम जनता थी, जो एक तरीके से जो बौद्धिक वर्ग था, या तो वो बिखर गया, ख़राब हो गया, उनकी कीमत नहीं रह गई, उन्हें काम नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से या तो एक तरीके से वो बिखर गया उनका बिजनेस, या तो वो बाहर चले गए। इसके साथ एक और चीज़ हम देखते हैं, माफिया वर्ग जो है वो सामने आया। उसमें अधिकतर जो है आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में ले लिया। निजीकरण की नई विषमताओं को जन्म दिया। पूर्व सोवियत संघ में शामिल रहे गणराज्यों और खासकर रूस में अमीर और गरीब लोगों के बीच बहुत तीखा विभाजन, मतलब बहुत ज़्यादा एक तरीके से कहा जाता है ना कि अमीर और गरीब की जो खाई थी वो और ज़्यादा गहरी हो गई। ठीक है, पहले की व्यवस्था के विपरीत अब धनी और निर्धन लोगों के बीच बहुत
ज़्यादा आर्थिक असमानता देखने को मिलती थी, या तो कोई बहुत ही ज़्यादा गरीब होता था या बहुत ही ज़्यादा अमीर। ठीक है, आर्थिक बदलाव को बड़ी प्राथमिकता दी गई और उस पर पर्याप्त ध्यान भी दिया गया, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण का कार्य ऐसी प्राथमिकताओं के साथ नहीं हो सका। इन सभी देशों में संविधान, अब देखें एक और प्रॉब्लम हमें देखने को सामने मिलेगी कि जो सोवियत संघ से अलग हुए देश थे उसमें जो संविधान था वो बहुत हड़बड़ी में, बहुत जल्दबाजी में बनाया गया। रूस सहित अधिकांश देशों में राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रमुख बनाया गया था। एक तरीके से कार्यपालिका का जो लीडर होगा वो राष्ट्रपति होगा, उसके हाथ में लगभग बहुत ज़्यादा शक्ति, हर संभव शक्ति थमा दी गई थी। एक तरीके से राष्ट्रपति को जिसे कहा जा सकता है निरंकुश शक्तियाँ जो है वो दे दी गई थी। फलस्वरूप संसद अपेक्षाकृत कमज़ोर हो गई, कार्यपालिका या संसद जो है वो वीक हो गई उसके सामने। मध्य एशिया के देशों में राष्ट्रपति को बहुत अधिक शक्तियाँ प्राप्त थी और इनमें ज़्यादातर क्या हो गए, सत्तावादी हो गए। मतलब कि उन्होंने जो है एक तरीके से संसद और उसकी जो थोड़ी बहुत शक्तियाँ थी उसको भी ख़त्म करके जो है सारी पावर सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ में ले ली। क्लियर। अब इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने पहले 10 वर्षों के लिए अपने आप को जो है इस पद पे बहाल किया और इसके बाद ये सीमा 10 साल और बढ़ा दी गई। अब सीधी सी बात है ना कि राष्ट्रपति को अब चुनने का जो अधिकार था जनता के पास वो ख़त्म कर दिया गया है ना। पहले 10 साल के लिए उसने अपना कार्यकाल बढ़ाया, फिर 10 साल के लिए और बढ़ा लिया, मतलब 20 साल तो वही है। इन राष्ट्रपतियों ने अपने फैसलों से असहमति या विरोध की अनुमति नहीं दी और इन्होंने ये भी कह एक तरीके से रूल्स निकाले कि इनके जो फैसले हैं उसका विरोध कोई भी नहीं कर सकता। अधिकतर देशों में न्यायिक संस्कृति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को स्थापित करने का काम भी जो है अभी तक बाकी था। मतलब अभी तक हुआ नहीं था कि आप एक कोर्ट में जाकर जो है इनके खिलाफ कुछ कार्यवाही कर सको। नेक्स्ट चलते हैं कि रूस सहित अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था ने 2000 में यानी अपनी आज़ादी के 10 साल बाद खड़ा होना शुरू किया था। मतलब लगभग 1991 में जो है एक तरीके से ये सब अलग अलग हुए थे, तो 10 साल बाद लगभग 2000 में इन्होंने अब कोशिश एक तरीके से थोड़ी बहुत अर्थव्यवस्था में जो है इनका योगदान जो है देखने को मिलता है, खड़ा होना शुरू किया इन्होंने। इसमें ज़्यादातर जो है एक तरीके से क्या फैक्टर था, इनके पुनर्जीवन का कारण यह था कि वहाँ पे खनिज तेल या प्राकृतिक गैस या धातु जैसे जो प्राकृतिक संसाधन थे इन्होंने उसका निर्यात करना शुरू कर दिया। जैसे रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और अजरबैजान तेल और गैस के बड़े उत्पादक देश थे। यहाँ पे तेल की जो है ज़्यादा एक तरीके से मात्रा, तेल बहुत ज़्यादा मात्रा में था जिसकी वजह से इन्होंने निर्यात करना शुरू किया। और जो बाकी देश थे वहाँ से इन देशों की जो पाइपलाइन होकर गुजरती थी तेल वगैरह की, तो वो क्या करते थे, उस पाइपलाइन का किराया वसूल करते थे। इससे उनकी अर्थव्यवस्था थोड़ी मजबूत हुई। एक हद तक विनिर्माण का काम भी अब शुरू हो गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम संघर्ष और तनाव। पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र थे। अनेक गणराज्यों में गृह युद्ध और बगावत को भी झेला उन्होंने। इसके साथ साथ इन देशों में बाहरी ताकतों की दखल भी बढ़ी। इससे स्थिति और भी जटिल हो गई और ख़राब हो गई। एक एग्जाम्पल है, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आ भी सकता है कि रूस के 2 गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुए। मतलब कि जहाँ पे हिंसा बहुत ज़्यादा हुई, मारपीट ज़्यादा हुई। ठीक है, इसके साथ देखते हैं कि मॉस्को ने चेचन विद्रोहियों से निपटने के जो तरीके अपनाए, जिस गैर जिम्मेदारी तरीके से सैन्य बमबारी की और उसमें मानवाधिकार का व्यापक उल्लंघन हुआ, लेकिन इससे आज़ादी की जो आवाज़ थी उसे दबाया नहीं जा सका। गणराज्य का मतलब हम सबको एक तरीके से उस पर कंट्रोल था। रूस का जो कंट्रोल था उन दोनों जगहों पे था, चेचन्या और दागिस्तान पे। तो इससे लोग आज़ाद होना चाहते थे और उन्होंने जो है इसके लिए काफ़ी हिंसा वहाँ पे हुई। इस वजह से मध्य एशिया में तजिकिस्तान 10 वर्षों यानी 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में भी रहा। जो एक गृह युद्ध कहाँ हुआ ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। इसके पूरे क्षेत्र में कई सांप्रदायिक संघर्ष भी चले। अजरबैजान एक प्रांत नगरनो काराबाख है। यहाँ के कुछ स्थानीय अर्मेनियाई अलग होकर अर्मेनिया से मिलना चाहते थे। अर्मेनिया जो है एक दूसरा एक तरीके से पड़ोसी देश समझ लीजिए वहाँ पे। तो अजरबैजान में जो एक जगह है कराबाख, वहाँ पे जो अर्मेनियाई रहते थे वो उनसे अलग होकर जो है अर्मेनिया से मिलना चाहते थे। जॉर्जिया में 2 प्रांत स्वतंत्रता चाहते थे और गृह युद्ध लड़ रहे थे। यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया में मौजूद शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चल ही रहे थे। मतलब काफ़ी सालों तक जो है जो रूस से देश अलग हुए थे वहाँ हिंसक टकराव जो है हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो आंदोलन के रूप में हो जाए, गृह युद्ध के रूप में हो जाए। ठीक है,
इसके साथ आगे चलते कई देश और प्रांत नदी जल के सवाल पर भी आपस में भिड़े रहे, लड़ाई होती रही। इन सारी बातों की वजह से अस्थिरता का जो माहौल था और आम नागरिकों का जीवन जो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था। मध्य एशियाई गणराज्यों में हाइड्रोकार्बनिक पेट्रोलियम संसाधनों का विशाल भंडार था। इससे इन गणराज्यों को आर्थिक लाभ हुआ, लेकिन इसी कारण यह क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा का भी अखाड़ा बना रहे। बेसिकली जो विकसित देश है उनको जो अपने विकास के लिए जो है पेट्रोलियम या खनिज तेल जैसी चीज़ों की ज़रूरत हो, जो मध्य एशियाई गणराज्यों में थी। तो ये जगह जो है ज़्यादातर इसी वजह से जो है और ज़्यादा यहाँ पे संकट का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो विकसित देश थे या जो तेल कंपनियाँ थी वो जो है अपना वर्चस्व जो है यहाँ पे बनाने की कोशिश धीरे धीरे कर रही थी। यह क्षेत्र रूस, चीन, अफगानिस्तान से सटा था और पश्चिमी एशिया के नज़दीक है। 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद अमेरिका इस क्षेत्र में सैनिक ठिकाने बनाना चाहता था। उसने किराए पर ठिकाने हासिल करने के लिए मध्य एशिया के सभी राज्यों को भुगतान किया और अफगानिस्तान तथा इराक में युद्ध के दौरान इन क्षेत्रों से अपने विमानों को उड़ाने की अनुमति भी ली। मतलब कि अमेरिका भी इन जगहों को जो अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है, और इसके बारे में हम बहुत डिटेल में आगे एक चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। रूस इन राज्यों को अपने निकटवर्ती विदेश मानता है और उसका मानना था कि इन राज्यों को रूस के प्रभाव में रहना चाहिए। खनिज तेल जैसे संसाधन की मौजूदगी के कारण चीन के हित भी उस क्षेत्र से जुड़े हुए थे और चीनियों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में आकर व्यापार करना शुरू कर दिया। मतलब कि अलग अलग देश देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि इस जगह पे जो अपना प्रभाव जमाए। अमेरिका वहाँ पे सैनिक ठिकाने बना रहा है। रूस चाहता है कि वो उनके एक तरीके से पड़ोसी देश है, वहाँ पे ज़्यादा एक विदेश जो है करीब है वो रूस उनसे, तो वो जो है उनके मामलों में दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रहा है। चीन भी अपना जो है एक तरीके से वहाँ पे प्रभाव स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि ये जगह जो है ज़्यादातर यहाँ पे जो है आंदोलन हुए या हिंसक झड़पें देखने को मिलती है। पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्ण दो भागों में बंट गया। चेक तथा स्लोवाकिया नाम के दो देश बन गए, लेकिन सबसे गहन संघर्ष बाल्कन के क्षेत्र गणराज्य युगोस्लाविया में हुआ। सन 1991 में बाद युगोस्लाविया कई प्रांत में टूट गया और इसमें शामिल बोस्निया हर्जगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यहाँ नाटो के हस्तक्षेप करना पड़ा और युगोस्लाविया पर बमबारी हुई और जातीय संघर्ष ने गृह युद्ध का रूप ले लिया। मतलब कि यहाँ पे सबको एक करने के लिए जो है नाटो ने जो है एक तरीके से दखल अंदाजी की, क्योंकि वो कंटिन्यू जो है वहाँ पे जो हिंसक चीज़ें थी वो हो ही जा रही थी और ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई उसके हस्तक्षेप के बाद भी, और ये गृह युद्ध चलता ही रहा। भारत और सोवियत संघ, बेसिकली भारत और सोवियत संघ के रिश्ते कैसे रहे हैं ये एक छोटे सा कॉलम में बता रखा है आपको, वो पढ़ लेते हैं हम पहले। शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुत गहरे थे। इससे आलोचकों को यह कई बार कहने का मौका मिल जाता था कि भारत जो है सोवियत खेमे में शामिल हो गया। मैं लास्ट चैप्टर में आपको समझा भी चुकी हूँ, जहाँ पे भारत इस चीज़ पर सफाई देते हुए ये कहता है कि उसने जो संधि सोवियत संघ के साथ की है वो उसको अमेरिका से जो है कोई भी संधि या रिश्ते जो है जोड़ने के लिए नहीं रोकती है, और इसीलिए वो सोवियत खेमे में शामिल नहीं हुआ है। क्लियर। इसके साथ आर्थिक जो है एक तरीके से जो साथ था वो देखते हैं। सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को ऐसे वक्त में मदद की जब ऐसी मदद कर पाना मुश्किल था, क्योंकि उस समय जब भारत आज़ाद हुआ था तो दूसरा कोई देश जो है भारत की मदद करने के लिए उस समय तैयार नहीं था। लेकिन सोवियत संघ जो है वो उस समय एक तरीके से जब भारत की बिल्कुल नया नया देश उभर के सामने आ रहा था तब भी जो है सोवियत संघ ने उसकी बहुत मदद की थी। सोवियत संघ ने भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम के इस्पात कारखानों तथा भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक जैसी मशीनरी संयंत्रों के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता दी थी। जो टेक्नोलॉजी है और जो पैसे एक तरीके से इन्वेस्ट किए गए वो सोवियत संघ ने जो है भारत में बहुत ज़्यादा की। यहाँ तक कि कहा जाता है कि उस समय भारत में विदेशी मुद्रा की बहुत ज़्यादा कमी थी, इसीलिए जब सोवियत संघ ने जो एक तरीके से भारत के साथ उस समय व्यापार किया तो उसने भारत की जो मुद्रा थी, जो एक रुपया, उसको माध्यम बना के जो है भारत के साथ व्यापार किया। अब देखते हैं राजनीतिक संबंध। सोवियत संघ ने कश्मीर मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के रुख का समर्थन किया है। सोवियत संघ ने भारत के संघर्ष के गाढ़े दिन, मतलब जब बहुत ज़्यादा मुश्किल थे, सन 1971 में पाकिस्तान से जो युद्ध हुआ था उसमें भी जो है उसने जो है भारत की मदद की थी। भारत ने भी सोवियत संघ की विदेश नीति का अप्रत्यक्ष लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से समर्थन किया था। मतलब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते ही रहते हैं। अभी आप लोग न्यूज़ देख रहे हो तो अभी हाल में ही जो है जो हमारे राजनाथ सिंह है वो जो है
वहाँ गए थे, रूस गए थे उनकी जो एक परेड में जो है हिस्सा लेने के लिए। तो ये एक तरीके से राजनीतिक संबंध ही है जिसकी वजह से वो गए थे। नेक्स्ट चलते हैं सैन्य। भारत को सोवियत संघ ने ऐसे वक्त में सैनिक साजो सामान दिया जब शायद ही कोई अन्य देश सैन्य टेक्नोलॉजी देने को भारत को तैयार नहीं था। ठीक है, दूसरा देश तैयार नहीं था और सोवियत संघ ने उस समय भी भारत की मदद की थी। सोवियत संघ ने भारत के साथ कई ऐसे समझौते किए जिससे भारत संयुक्त रूप से सैन्य उपकरण तैयार कर सका। और इसके साथ साथ अभी हाल में जब राजनाथ सिंह गए थे तो वहाँ पे भी आप देखते हो कि उस समय जो बातचीत हो रही थी तो उसमें भी न्यूज़ में ये चीज़ें आ रही थी कि सोवियत संघ जो है कई जो एक तरीके से जो S-400 आई थिंक उसमें देने की बात कर रहा था, और जिसमें जो है वो बहुत आधुनिक जो है एक तरीके से मिसाइल्स वगैरह उसके ज़रिए जो है दागी जा सकती हैं। तो उस समय भी एक तरीके से जो बातचीत चलती रहती है वो दोनों तरफ से राजनीतिक और सैन्य जो एक हेल्प है सोवियत संघ से रूस से जो है हमेशा मिलती रहती है भारत को। नेक्स्ट चलते हैं सांस्कृतिक। हिंदी फिल्म और भारतीय संस्कृति सोवियत संघ में लोकप्रिय है। बड़ी संख्या में भारतीय लेखक और कलाकारों ने सोवियत संघ की यात्राएं की है। नेक्स्ट चलते हैं पूर्व साम्यवादी देश और भारत। भारत ने साम्यवादी रह चुके सभी देशों के साथ अच्छे संबंध कायम किए हैं, लेकिन भारत के संबंध जो रूस है उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे रहे हैं। कहा जाता है कि रूस जो है सबसे पुराना मित्र जो है भारत का रहा है, और इसके मैंने एग्जांपल्स भी दिखा दिए आपको। भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण जो पहलू रहता है भारत और रूस का संबंध रहता है। भारत रूस संबंधों का इतिहास आपसी विश्वास और साझे हितों का इतिहास रहा है। भारत रूस के आपसी संबंध इन देशों की जनता की अपेक्षाओं से मेल खाते हैं। भारतीय हिंदी फिल्मों के नायकों में राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक रूस और पूर्वी सोवियत संघ के बाकी गणराज्यों में घर घर जाने जाते हैं। मतलब वहाँ के भी लोग जो है यहाँ की बॉलीवुड फिल्में जो है पसंद करते हैं देखना। आप इस क्षेत्र में हिंदी फिल्में गीत बजते सुन सकते हैं और भारत यहाँ के जनमानस का एक अंग ही माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अब। रूस और भारत दोनों का सामना बहुध्रुवीय विश्व का है, सपना। बेसिकली रूस और जो है भारत जो है दोनों ही ये चाहते हैं कि एक ध्रुवीय विश्व ना हो, मतलब कि सारी जो एक तरीके से पूरे विश्व में एक ही तरह की सोच ना चले, एक ही जो है देश जो है पूरे विश्व को लीड ना करे, बल्कि बहुध्रुवीय विश्व हो पूरा देश। बहु ध्रुवीय विश्व से इन दोनों देशों का आशय है कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई शक्तियां मौजूद हो, सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी, यानी किसी भी देश पर हमला हो तो बाकी देश जो है उसे अपने लिए खतरा समझे और सारे मिलकर जो है उसका एक तरीके से मुकाबला करें। क्षेत्रीयताओं को ज़्यादा जगह मिले, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत के जरिए हो, हर देश को स्वतंत्र विदेश नीति, हर देश की अपनी विदेश नीति हो। इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र जैसी जो संस्थाएं हैं, जो इंटरनेशनल जो एक तरीके संगठन है, जैसे जो यूएनओ हो गया या दूसरी संगठन हो गए, उनको ज़्यादा महत्व दिया जाए या उनको मजबूत किया जाए, लोकतांत्रिक और शक्ति संपन्न बनाया जाए। 2001 के भारत रूस सामरिक समझौते के अंग के रूप में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। भारत को रूस के साथ अपने संबंधों के कारण कश्मीर, ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान, पश्चिमी एशिया में पहुंच बनाने और चीन के साथ अपने संबंधों में संतुलन लाने जैसे मसलों में भी फायदा हुआ है। रूस को इस संबंध में सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि भारत रूस के लिए हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार देश है। बेसिकली भारत के ज़्यादातर जो हथियार है वो रूस से ही खरीदे गए हैं और वहीं से आते हैं। भारतीय सेना को अधिकांश सैनिक साजो सामान जो है रूस ही प्रदान करता है। चूँकि भारत तेल के आयातक देशों में से एक है, इसलिए भी भारत रूस के लिए काफ़ी फायदेमंद रहता है, महत्वपूर्ण रहता है। उसने तेल की संकट की घड़ी में हमेशा भारत की मदद की है। भारत रूस से अपने ऊर्जा आयात को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी कोशिश कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के साथ भी चली रही है। इन गणराज्यों के साथ सहयोग के अंतर्गत तेल वाले इलाकों में साझेदारी और निवेश करना भी शामिल है। रूस भारत की परमाणविक योजना के लिए भी महत्वपूर्ण है। रूस ने भारत के अंतरिक्ष उद्योग में भी जरूरत के वक्त क्रियोजेनिक रॉकेट देकर मदद की है। भारत और रूस विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं में साझेदार रहे हैं। इसके साथ अगर मैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी देखती हूँ तो वो भी काफ़ी हद तक आपके इसी में जो है कवर हो गए होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी है, बहुत इजी से हो जाएंगे, आसानी से हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो सोवियत अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवादी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली किन्हीं 3 विशेषताओं का जिक्र। बेसिकली साम्यवादी जो यहाँ पे अगर संपत्ति पे जो है, उद्योगों पे जो है अधिकार है वो जो है राज्य का होता है, उससे जुड़े फैसले वो लेते थे। ये पहले था, आज की डेट में नहीं है ये इतना। ठीक है, यहाँ तक कि जो है
वह अपने जो एक तरीके से जो पिछलग्गू देश थे उस पे संसाधनों को भी जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था, उस पे खर्च किया था एक तरीके से। किन बातों के कारण गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए, इसमें जो है जनता का असंतोष सबसे बड़ा कारण रहा था। इसके साथ जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके जो लोग सदस्य थे उनको जो मिले हुए विशेषाधिकार से जो है जनता बहुत ज़्यादा खिंची हुई थी। वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो डगमगा रही थी, जो एक तरीके से जो कम्युनिस्ट पार्टी या जो कार्यपालिका थी वहाँ की जो है वो तानाशाही हो गई थी। इन सारी बातों ने जो है गोर्बाचेव को जो है सोवियत संघ में सुधार करने के लिए बाध्य किया था। भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ? बेसिकली भारत जैसे देशों के लिए जो है ये परिणाम हुआ कि इनको जो है और दूसरे देश जो है मिले, जो अंतर्राष्ट्रीय फलक में नए देशों का उदय हुआ, एक तरीके से बहुध्रुवीय देश बनने में मदद मिलेगी। और भी कई चीज़ें उसने जो है रूस के साथ अपने अच्छे संबंध को जो है आगे कंटिन्यू किया। इसके साथ आगे चलते हैं कि शॉक थेरेपी क्या थी। मैंने पहले ही बताया था कि पूंजीवाद से जो है साम्यवादी से पूंजीवादी की तरफ जो संक्रमण था, जो जाना था, उसी को जो है शॉक थेरेपी कहा गया था। क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का ये सबसे बेहतर तरीका था? बिल्कुल नहीं था, क्योंकि शॉक थेरेपी के जो बुरे परिणाम है वो हमने ऊपर पढ़ ही लिए हैं। जहाँ पे जो है गराज सेल उसका एग्जाम्पल था, लोग जो है डिस्ट्रॉय हो गए थे, माफिया वर्ग सामने आया था, रूबल की जो है वैल्यू गिर गई थी। तो ये सारी चीज़ें से पता चलता है कि जो ये तरीका था वो काफ़ी ख़राब था। ठीक है, तो इसके आगे चलते हैं कि निम्नलिखित कथन के पक्ष या विपक्ष में एक लेख लिखे। दूसरी दुनिया के विघटन के बाद भारत को अपनी विदेश नीति बदलनी चाहिए। रूस जैसे परंपरागत मित्र की जगह संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्ती करने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बेसिकली ऐसा नहीं है कि अमेरिका से भारत की कोई दुश्मनी है या फिर जो है रूस जो है उसका साथ नहीं देता है। आज की डेट में भी अगर आप देख रहे हो न्यूज़ पे तो बहुत ज़्यादा ये दोनों ही चीज़ें एक्टिव हो रही हैं कि अमेरिका भी भारत को जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है और रूस भी कर रहा है ना। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि दोनों में से एक को जो है भारत को चूज़ करना पड़ेगा, और उस पर भी जो है रूस जो है वो भारत का पुराना मित्र है, तो उसको एक दरकिनार करके अमेरिका को महत्व देना बिल्कुल भी मैं नहीं मानती कि सही होगा। क्योंकि एक तरीके से कहा जा सकता है कि नवा जो है 9 दिन और पुराना 100 वर्ष। बेसिकली जो पुरानी दोस्ती है वो ज़्यादा अच्छी आगे रहेगी और फ़ायदेमंद रहेगी, और आज की डेट में भी दोनों के जो संबंध है वो काफ़ी भारत के लिए जो है फ़ायदेमंद रहे हैं। ठीक है, और आप आजकल के एग्जाम्पल जो न्यूज़ वगैरह में से देख ही रहे हो तो उसमें कुछ डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपको चैप्टर पसंद आया हो तो जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।